अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले जी, जितने आज़मीन हज थे उनको हमारी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहां जहां इस वक्त हम देख सकते हैं कि आलम इस्लाम में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाअल्लाह ताला इस वीकेंड पे आप हमारे ईद स्पेशल प्रोग्राम्स भी देखेंगे। लेकिन इस दफा जैसा कि हमेशा बात कही जाती है कि कुर्बानी और ईसार का जज्बा एक नए मायने लेके हमारे सामने आया है। इस वक्त हम एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ सकते और यकीनन हम देखते हैं कि हमारी हर दुआ में इस वक्त अपने न सिर्फ अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की खैर और फलाह है, बल्कि इस वक्त आलम इंसानियत के लिए भी हमारे हाथ अल्लाह ताला की बारगाह में उठे हुए हैं। कल बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हमने देखे, जिस तरह के बार बार बात की जा रही थी कि एक क्लॉक वर्क की तरह नजर आ रहा था कि बहुत कम तादाद में आज़मीन हज वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जैसा कि हमारा ईमान है और कल उलमा इकराम ने भी इसमें हमारी रहनुमाई की कि बज़ाहिर अगर हमें ऐसा लगे भी कि अफराद यानी लोग या इंसान वहाँ पे कम है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से मलाइका उनमें शामिल हो जाते हैं और बेशक जो हमारी आंख देख नहीं सकती वो मनाजिर भी यकीनन बहुत ही खूबसूरत होंगे। लेकिन जो इन आंखों ने देखा उसकी क्या ही बात करें। ऐसा लगता था कि खास वीआईपी इनविटेशन है फॉर दोज हू वर देयर। और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि गिलाफ काबा की कल जब तब्दील उसको किया जा रहा था, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर थे। अल्लाह ताला की रहमत बरस रही थी, बारिश के वो मनाजिर भी हमने देखे। आई थिंक इट मेक्स यू मिस आउट ऑन द फैक्ट। और जितने लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि वो हज या उम्रे में हरम पाक जा चुके हैं, वो यकीनन वो दोबारा वो मनाजिर अपनी आंखों के सामने ले आए होंगे। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे, दोबारा ट्रैवल रिज्यूम हो। ट्रैवल के बारे में बहरहाल कहा जा रहा है, जितनी रिपोर्ट्स अभी हमारे सामने आ रही हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल साल 2024 तक अपने उस मोमेंटम पे नहीं पहुंच पाएगा जो प्री पैंडेमिक था। तो इस वक्त काफी नाजुक सूरत हाल है उनके लिए जो फासलों को इस तरह देख रहे हैं कि वो अपने घर बार से अपने दूर हैं या फिर अपने घर वालों से दूर हैं। इस दफा हमने ये भी देखा कि लोगों ने नित नए अंदाज में ईद पे लोगों को मुबारकबाद देने का अमल जारी रखा। अगर आप यूके में हैं, यूएस में हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जी कि पाकिस्तान में बैठकर या दुनिया में कहीं पे भी बैठकर आप अपने प्यारों को ईद के तोहफे भिजवा सकते हैं, उनको दावत दे सकते हैं या फिर उनको पाकिस्तानी मैंगोस भिजवा सकते हैं। सो ऑल दैट ये छोटे छोटे तरीके होते हैं हमारी मोहब्बत का इजहार करने के। लेकिन आज एक बहुत ही अहम इशू पे बात करना चाहेंगे कि जिस तरह ईद उल अज़हा पे हम सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए कुर्बानी करते हैं जानवर की, लेकिन अगर हम सफाई का ख्याल ना रखें तो उसके एक बहुत ही एक स्पाइरल इफेक्ट हमारे सामने आता है, जिसके ऊपर शायद हमारा जहन नहीं जाता। एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाई थी। क्या हमने कभी सोचा है कि जो अगर आप कुर्बानी करने के बाद इन अलाइशों की और उस जगह की सही तौर पर अगर सफाई ना करें, अलाइशों को ठिकाने ना लगाया जाए, इंतजामिया अपने जो उनकी ड्यूटीज हैं उनको पूरा ना करे, तो उसका एक असर ये भी होता है कि बहुत सारे जानवर और परिंदे राग़िब होते हैं उसको ग़िज़ा के तौर पे देखते हैं और उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे बात करना चाहेंगे परिंदों की, क्योंकि जब ये इस तरह की परवाज़ लेते हैं कि वो यकायक ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, बहुत खदशा होता है एक्सीडेंट होने का और इनका किसी तैयारे से, या वो कमर्शियल तैयारा हो या फिर जंगी तैयारा हो, उससे टकरा जाने का। इस पे हम बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और संगीन इशू जिसका हम जिक्र करते चलें। हालिया दिनों में गुज़िश्ता 7 माह में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें परिंदों के टकरा जाने से जो तैयारे परवाज में होते हैं, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट्स हों या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे हों, उनको बहुत नुकसान होता है और बड़े नुकसान का भी अंदेशा रहता है कि खुदा न खासा इसकी वजह से क्रैश ना हो जाए और बहुत ज्यादा जानी नुकसान ना हो। तो इसी हवाले से बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी का सबूत दें। हम अक्सर ये डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं और अगर हम हाइजीन का ख्याल ना रखें, उनको डिस्पोजल का, उनको किस तरह हमने अलाइशें अगर हैं उसको किस तरह क्लीन अप करना है, कहाँ उसकी डंपिंग होनी है, इन सब चीजों की तरफ अगर हमारा गौर ना हो तो ये बहुत बड़े खतरे की अलामत बन सकते हैं, क्योंकि इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं परिंदे और फिर जाहिर सी बात है उनके टकराने के हादसात बढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले इस हवाले से आपको
दिखाते हैं एक रिपोर्ट, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। इतने बड़े खतरे को हम दावत दे सकते हैं, लेकिन इस संगीन खतरे को हम टाल कैसे सकते हैं, और इसके बारे में मजीद डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए, वजाहत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कॉमोडोर सैयद अहमद रजा। आप डायरेक्टर मीडिया अफेयर्स हैं विद पाकिस्तान एयरफोर्स। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ऐसे मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक संगीन नौइयत का हामिल है, बल्कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफा के ऊपर भी इसके बराह रास्त असरात हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अहमद साहब। मुझे बताइएगा, एक प्रेसर हमने देखा कि PIA की जानिब से, सिविल एविएशन की जानिब से और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भी रिलीज किया गया, लोगों को इस तरफ मुतवज्जो करते हुए खुसूसन कहा गया कि अगर आपकी रिहाइश एयरपोर्ट के करीब है या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी भी बेस के करीब है या बेस के अंदर है, तो आप खुसूसी तौर पर इसका ख्याल रखें। आम लोग, हम अवाम किस तरह इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर लोगों की और मजीद तवज्जो ला सकते हैं और जिम्मेदारी का सबूत कैसे दे सकते हैं? जी, इसमें बहुत ही सिंपल सा इसका हल है, और वो सिर्फ ये है कि जब हम अमूमी रवैया ये है हमारा और आपका कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करने के बाद गोश्त लिया और आयशा वगैरह को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, उसको तल्फ नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा अगर हम जिम्मेदारी का सबूत दें कि जहाँ हम कुर्बानी कर रहे हैं वहीं कुर्बानी करने के साथ उसके बाद उसकी आलाइशों को मुनासिब तरीके से तल्फ करें, जिसमें कुछ इक़दाम इस तरह के हो सकते हैं कि कोई छोटा सा गड्ढा खोद के उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए, उसको जो उसके जो मुकर्रर करदा जगह हैं वहाँ पे उन आलाइशों को ले जाके फेंका जाए। इसी तरह कुर्बानी जो कर रहे हैं, कुर्बानी में भी जो उसकी अगर जैसे अब कोविड की इन्वायरमेंट है तो उसमें भी ज़ाहिर है हुकूमत ने इक़दाम किए हैं, ज़्यादातर लोग इज्तिमाई कुर्बानियों की तरफ जाएंगे, तो वो भी जो मकामात हैं जहाँ इस तरह की इज्तिमाई कुर्बानियाँ हो रही हैं वहाँ पे भी इसका यही है कि आलाइशों को मुनासिब तरीके से इसको तल्फ किया जाए और उस जगह की सफाई कर दी जाए, बस इससे ज्यादा। और अहमद साहब, होता असल में ये है, जो हमारे इंसाइट है कि आमतौर पे लोग जो इज्तिमाई कुर्बानी नहीं कर रहे या अपने घरों में कुर्बानियां कर रहे हैं, वो किसी भी बच्चे को, किसी भी खाक रोग को 100-200 रुपए दे के कहते हैं कि वो अपने ठेले पे या अपने व्हील बैरों में उठा के आलाइश को ले जाए, और इस बात से अपने आप को कतई ताल्लुक कर लेते हैं, समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है कि हमने तो अपने घर के सामने से उठवा दी। मेरे ख्याल में ये भी ज्यादा अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा, क्या उसको ये इल्म भी है कि वो कौन सी डंपिंग जगह है जहाँ पे इसको एक साथ जमा होना है, और फिर मेरे ख्याल में इंतजामिया का किरदार आता है। तो इंतजामिया के हवाले से क्या कहेंगे अहमद साहब, उनसे कैसी कोऑर्डिनेशन है? बिकॉज आम आवाम शायद उसको एक जगह तक डंप कर सकती है, अपने गली मोहल्ले की सफाई करा सकती है, लेकिन एक ओवरऑल मैक्रो प्लान जरूर सिविल इंतजामिया के पास होना चाहिए टू मेक श्योर कि सफाई होती रहे। उसके लिए हमारी क्या तैयारी है जो आपकी नजर से गुजरी या आपकी आगही में हो? जी, सिविल इंतजामिया से हमारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो फ्लाइट सेफ्टी का प्रोग्राम है, जिस बर्ड अवॉइडेंस का जो प्रोग्राम है, उसमें सिविल इंतजामिया के साथ जो हमारा राब्ता है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और मैं यहाँ ये बात जोर दे के कहूँगा कि सिविल इंतजामिया बहुत ज़्यादा ताउन हमारे साथ करती है हमारे इस प्रोग्राम की, क्योंकि बेस के अंदर जो कुछ करना होता है वो तो हम करते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर बेस के बाहर, बेस के अतराफ में बात आती है, सिविल इलाकों में बात आती है, तो सिविल इंतजामिया का किरदार आता है और उनके साथ हमारी बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन इस पर रहती है। हम पहले सर्वे करते हैं जाके उन तमाम जगहों का, इलाकों का, और जहाँ जहाँ हम निशानदेही करते हैं और सिविल इंतजामिया को बताते हैं तो वो उस सिलसिले में करती है। इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर भी ये जो हमारी कैंपेन चल रही है इस वक्त, उसमें सिविल इंतजामिया हमारे साथ बिल्कुल शामिल है, और वो अपने तौर पर भी आपने देखा होगा कि ऐलानात किए जाते हैं सफाइयों के। मेट्रो प्लान में कराची में मैंने देखा है ख़ास तौर पे ये एक काफ़ी हद तक ये काम किया जाता है कि आलाइशों को तल्फ करने का प्रॉपर म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से होता है, एंड आई एम श्योर दूसरे शहरों में भी हो रहा होगा। लेकिन चैलेंज ये आ जाता है कि जी, आप चैलेंज की बात कर रहे थे। जो हम समझते हैं कि सिविल हम ये जो आपने उम्मी रवैये की बात की ना कि हम अपना काम करके बाकी जिम्मेदारी वहां समझ लेते हैं, तो सिविल इंतजामिया का काम है, लेकिन वहां पे चैलेंज क्या है, वहां पे भी वसाइल महदूद है। हमें बहैसियत आई थिंक शहरी होने के, अगर सिविल इंतजामिया 4 कदम ले रही है तो 2 कदम हमें भी लेने चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। अहमद साहब, यहाँ पे मेरे ख्याल में जब हम लोगों को नुकसान या इसका जो खमियाजा है उसके बारे में आगाही देते हैं तो शायद ये मोटिवेशन बनती है ताकि हम ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत दें। एक तो बहुत बड़े जानी नुकसान की तरफ हम बढ़ सकते हैं, खुदा ना खासा अगर किसी पैसेंजर फ्लाइट से परिंदे टकरा जाएं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि जैसे अभी हम PIA के प्रेसर में देख रहे थे, PIA ने कहा कि गुज़िश्ता 7 माह में उनके 12 तैयारे बुरी तरह इसी तरह के इंसिडेंसेस की वजह से मुतासर हुए हैं। अगर हम एक F-16 की बात करते हैं तो तकरीबन इसकी मालियत यानी इसकी जो कीमत बनती है अगर पाकिस्तान खरीदना चाहे तो $18 मिलियन यानी तकरीबन 3 अरब पाकिस्तानी रुपए तक इसकी कीमत बन जाती है। तो कितना नुकसान होता है अगर पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये तैयारे जो परवाज में है उससे अगर कोई परिंदा टकरा जाए, ये उसके इंजन को नुकसान देती है, होता क्या है असल में, अगर आप थोड़ी सी लोगों को आगे भी दे सकें। जी, इसमें आपने एक तो सही निशानदेही की कि अगर खुदा न खास्ता जहाज क्रैश हो जाए बर्ड स्ट्राइक के केस में, तो वो ज़ाहिर है आपने उसका माली तखमीना जो आपने बताया इतना होता है, इससे भी कमोबेश आगे पीछे हो जाता है। लेकिन अगर जहाज क्रैश ना भी हो, बहिफाजत लैंड भी कर जाए, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो बहिफाजत लैंड कर गया तो बात खत्म। अगर मिसाल के तौर पे परिंदा जहाज के अंदर इंजन में चला गया है, तो इंजन में अगर वो चला गया तो उसने पूरे इंजन को अंदर नुकसान यकीनन पहुंचाया होगा। तो उसमें फिर यही होता है कि जहाज 3-4 दिन तक ग्राउंड रहता है, वो फ्लाइंग के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि वो जहाज मुल्क के दिफा के लिए अवेलेबल नहीं है आपके पास। फिर अगर उसका इंजन में अगर कोई कंपोनेंट चेंज करना पड़ जाए, बाज़ औक़ात हमें पूरा इंजन तब्दील करना पड़ जाता है, तो ज़ाहिर है इंजन की भी कॉस्ट इसी तरह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। या इसके अलावा जहाज के अगर बैरूनी किसी हिस्से पे परिंदा टकराया, उसकी कैनपी पे टकरा गया है, उसके विंग पे, तो ज़ाहिर है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा। तो वो कंपोनेंट अगेन अगर तो वो इन हाउस हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल होता है तो इमीडिएटली उसको चेंज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसको हमें इंपोर्ट करना है तो जाहिर है फिर वो उसमें टाइम भी लगता है, उस पे लागत। और अगर हम कमर्शियल फ्लाइट्स की बात करें तब आप इसी चीज को एक कमर्शियल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि अगर ऐसी किसी बर्ड स्ट्राइक की वजह से तैयारा ग्राउंड होता है तो जाहिर सी बात है पूरा फ्लाइट स्केड्यूल भी मुतासर होगा और यकीनन इसके इजाफी अखराजात होंगे। अगर आपने फ्लाइट कैंसिल की तो आपको पैसेंजर्स को एडजस्ट करना है, अगर आपने दूसरी फ्लाइट को लगाया तो भी आपके पास पूरे स्केड्यूलिंग के मसाइल होते हैं। अहमद साहब, आई होप कि आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंस रही है, पार्टिसिपेशन रही है, इस बहुत ही अहम इशू की तरफ लोगों की तवज्जो रहेगी और जिम्मेदारी का लोग सबूत देंगे। लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि बर्ड स्ट्राइक के इतने फ्रीक्वेंट इंसिडेंसेस हम खास तौर पे गुज़िश्ता 7 माह में क्यों देख रहे हैं? ईद उल अजहा से जो इसका कनेक्शन है वो तो हम समझ गए, लेकिन आमतौर पर दूसरे ममालिक में कहा जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक खास सीजन में एक जगह से दूसरी जगह अगर माइग्रेट कर रही हो तो एयर स्ट्राइक की टेंडेंसी बढ़ जाती है। पाकिस्तान में इसकी वजह क्या है? क्या शहरी आबादी एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा करीब है जिसकी वजह से ऐसा होता है या कोई और वजह है? जरा इसके ऊपर भी वजाहत कीजिएगा। इसमें किसी एक चीज को पिन पॉइंट कर देना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। बहुत सारे फैक्टर्स मिल के इसकी वजह बनते हैं। एक वजह जो माइग्रेटरी बर्ड है, बिल्कुल माइग्रेटरी बर्ड्स पाकिस्तान से भी गुजरते हैं, वो सीजन भी होते हैं। फिर जैसा हमने कहा कि हमारा जो मेजर जो हमारा मैं समझता हूँ वो है, वो सफाई सुथराई का निज़ाम है। हमारे सड़कों जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि लोग अगर सफाई सुथराई रखें, कचरे को तल्फ किया जाए तो उससे होता है। और ज़ाहिर है आबादी भी ज़ाहिर है हमारे यहाँ एयरपोर्ट के आसपास, क्योंकि जब एयरपोर्ट्स हमारे जितने भी एयरफील्ड्स बनी जिस वक्त बनाई गई उस वक्त वो ज़ाहिर शहरी आबादी से दूर थी और अब शहर जो है वो फैलते फैलते एयरपोर्ट्स तक पहुँच चुके हैं। तो कराची एयरपोर्ट ही की अगर मिसाल ले लें या लाहौर एयरपोर्ट की मिसाल लें तो ये जब बनाए गए थे तो उस वक्त ये शहरों से बाहर थे और अब शहर ज़ाहिर फैलते फैलते वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें अगर मेरी ज़ाती राय में अगर आप पूछती हैं तो मैं अगर किसी चीज़ को बिल्कुल ही अगर पिन पॉइंट करना हो तो मैं समझता हूँ ये सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, अगर हम आपके कहने के मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ ईद उल अज़हा से रिलेटेड नहीं है, हमारा उमूमी जो लाइफस्टाइल भी है। अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में अब ये बात होने लगी है, वो अपना ऑर्गेनिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट
अलग करते हैं, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अलग करते हैं। यानी अगर खाने पीने की अशिया हैं, फलों के छिलके हैं, चाय की पत्ती है, ये एक तरफ रखा जाता है जिसका कंपोस्ट बनता है। लेकिन अगर आप इसको अपने वेट और ड्राई कचरे को एक साथ मिला देते हैं और ये उसी तरह डंपिंग ग्राउंड से पड़ा होता है, तो इस बात से कतई नजर के शहर की इंतजामिया उसको कितनी जल्दी उठाती है या नहीं उठाती है, वो अपने आप में मुख्तलिफ जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, गली में जो बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, इसके अलावा परिंदे हैं, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और ये अपने आप में हैजर्ड एक बनता है, ना सिर्फ सफाई सुथराई के इंतजाम में बल्कि और दीगर मामलात में भी, जिस तरह के आज हमने आपकी तवज्जो दिखाई कि किस तरह एक बर्ड स्ट्राइक एक तैयारी के लिए, चाहे वो कमर्शियल फ्लाइट हो या फिर जंगी तैयारा हो, उसके लिए कितना नुकसान कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है एयर कॉमोडोर रजा, आपकी आमद का, इस बहुत इंपॉर्टेंट इशू को उठाने का शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड देन वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान पिछली दफा से, पिछली ईद उल अज़हा से लेके अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारी ईद माशाल्लाह से बारिशों के दरमियान होती है, लेकिन जैसे ही ये बारिश आती है इनके साथ रहमत के साथ साथ कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, नाले की सफाइयों से लेकर सड़कों का नदी नाले बन जाना, ये तमाम वो इश्यूज हैं जिनको हम फेस करते हैं। फिर एड टू दैट ऑफ कोर्स कि जी करंट लगने का खतरा होता है, अगर मवेशी मंडियां लगी हुई हैं वहां पे जानवर कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए, की तरफ आएगा। तो आइए जरा जानते हैं कि तैयारियां किस हिसाब से की गई हैं। मुझे ये जानकर अभी भी बहुत हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि मवेशी मंडी तक लोगों ने कहा कि जी SOPs को फॉलो किया जाएगा, उसके लिए प्लान बना लिया गया है, लेकिन अभी भी कोई अमूमी प्लान हमने इस तरह का नहीं आया जिसमें हम कह सकें कि ये जानवर जिसको आप SOP के तहत खरीद के मवेशी मंडी से अगर लेके आते हैं तो फिर क्या उसके लिए इज्तिमाई ज़बाखाने या फिर कोई ऐसी इज्तिमाई जगह जहां पे उनकी कुर्बानी दी जाए उसको मुख्तस किया गया है? नहीं। अगर इसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले होना है तो क्या हर साल की तरह हम देखेंगे कि शहरी और मोहल्ले वाले परेशानी नजर आएंगे कि जी अलाइशें रिमूव नहीं की गई हैं, इंतजामिया इंतजामात में कोताही करिए, किसी एक इलाके में बेहतर, किसी दूसरे इलाके में मुश्किलात। आइए इस तमाम चीजों के बारे में जानने के लिए कि क्या कोई लार्जर प्लान हमारे सामने है या नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन DMC के सेंट्रल चेयरमैन जनाब मोहम्मद रेहान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम रेहान। जी वालेकुम। यान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। पहले मॉनसून शावर्स ने और अब इंशाल्लाह ताला कल जब पाकिस्तान में ईद उल अज़हा को ऑब्जर्व किया जाएगा, कुर्बानी की अदायगी होगी, आप क्या समझते हैं, लार्जर प्लान इन प्लेस है, क्या इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? बिस्मिल्लाह। देखें, हर साल की तरह इस साल भी जो बकरीद है वो मानसून के दरमियान आएगी और लामुहाला लेट्स एडमिट कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना हो चुका है कराची का ख़ास तौर पर, और जो सेंट्रलाइज जो कमांड होनी चाहिए थी वो उस तरह नहीं है। पैरेलल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज है और एडमिनिस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मैसअप होता है। किसी हद तक जो लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही। अच्छा, मैं पॉइंट टू पॉइंट 2-3 इशूज जो कोर इशूज जिसको फेस करना पड़ता है, जिसमें लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए और इंतज़ामिया भी उस हवाले से जो हमारे ज़ेर इंतज़ाम चीज़ें हैं वो, और जो ज़ेर इंतज़ाम नहीं है उसमें भी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर बरसाती नाले जो हैं वो कुदरती बरसाती नाले थे और ये कुदरती बरसाती नाले अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलीमीटर बारिश को कंटेन करने की अहलियत रखते हैं। बदकिस्मती ये हुई कि इन बरसाती नालों में सेवरेज का पानी डाल दिया गया और सेवरेज का मुतबादिल निज़ाम नहीं बनाया गया, तो लामुहाला 12 मिलीमीटर की बारिश को कंटेन करने वाले बरसाती नाले ने 8 से 7 मिलीमीटर के सेवरेज को कंटेन करना शुरू कर दिया। और जब भी ऐसा होता है कि बारिश आती है तो ये अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा हो जाती है। अभी भी 35.8 मिलीमीटर की बारिश हुई, जो मेरी मालूमात है, जो लास्ट स्पेल था उसमें ये हुआ कि वो जो अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा हो गई। दूसरी चीज़ ये कि ये बरसाती नालों को कचरे का नाला भी बना दिया गया और इन कचरा नालों को कचरे से पाक करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो महकमा है, जो मैकेनिज्म है, उसको मौसर होना चाहिए था। अच्छा, ये एक अलग बहस है, मुबाहिसा है
कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मेयर के ज़ेर इंतज़ाम क्यों नहीं है और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्यों बना दिया गया। ये एक प्रिंसिपल स्टैंड है कि आर्टिकल 148 के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, ये तो वो हो गए फैक्ट्स के जिसके वजह से मसाइल आ रहे हैं। अच्छा, मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि हम स्कूलिंग मेरी मिडिल ईस्ट में हुई, हमसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क है और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ पर आज तक कुर्बानी मैंने सड़क पर नहीं होते हुए देखी, क्योंकि उनकी हुकूमत ने भी और उनकी आवाम ने भी हुकूमत के अहकामात की पाबंदी की और हुकूमत ने लोगों को मुयस्सर किया वो जो स्लॉटर हाउसेज हैं। रेहान फतेह करामी की माफी चाहूंगी, आपने इस पर मेरे ख्याल में बिल्कुल सही तवज्जो दी है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अवाम की कोताहियां भी होती हैं, लेकिन अब अवाम से ये एक्सपेक्ट कैसे हम कर सकते हैं, ये तवक्को कैसे लगा सकते हैं कि सिर्फ उनको कह दिया जाए एक हमारा मजहबी फरीजा है सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करते हुए कुर्बानी अगर देनी है। हुकूमत जब मुतबादिल नहीं देती और एक ऐसा मुतबादिल जो आसान भी हो, जिसमें मुश्किल ना हो, अभी आपके सामने है कोविड-19 की सूरत हाल में हमने कई ऐसी अहकामात जारी किए, जब हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी गए, दुकानों के टाइमिंग चेंज किए गए, खरीदारी के औकात चेंज किए गए और लोगों ने इनको काफी हद तक फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि अवाम अपने आप, हमारी अवाम बाशऊर नहीं है या वो तब्दीली या बेहतरी की तरफ जाना नहीं चाहती। आपने जैसे खुद कहा कि हमारे लॉजिस्टिक्स, हमारा जो पूरा का पूरा ढांचा है शहर का, वो इतना बोसीदा हो चुका है और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट या उसके बारे में कोई प्लानिंग इस तरह की नहीं है। हर दफा बड़ी ईद पे हम यही बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगले 1 साल तक ऐसा लगता है कि तमाम का तमाम जो इशू है वो किसी डीप फ्रीजर में चला जाता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं होती। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, बदकिस्मती से ऐसा ही है। जी। और जो आपने लॉकडाउन के बारे में कहा, यकीनन लोगों में एक शऊर तो है और कराची हमेशा से एक कलीदी किरदार अदा करता रहा है और कराची में जो कि मल्टी एथनिक सिटी है हमारा, और हमेशा से जो पॉलिटिकल रोल है या दीगर हवाले से जो किरदार है वो बेहतरीन अदा करता रहा है। कराची के लोग उसमें बड़ा एक्टिव रोल अदा करते रहे। देखिए, लॉकडाउन के हवाले से भी डेफिनेशन को डिफाइन करना हुकूमत का काम था। स्मार्ट लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन कितने घंटे का होगा, ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का आपस में एक रिफ्ट रहा, ये भी हमने देखा। लोग कंफ्यूज रहे इसमें, इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हुए, लोग कंफ्यूज रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पाउस होती रही, लेकिन कोई ऐसी चीज प्री डिफाइन नहीं की गई या उसके बाद एसओपी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं की गई। तो वो मुतजाद आरा रखने वाली गवर्नमेंट, उनकी वजह से लोग परेशान रहे। अच्छा, अब ये जो सिलसिला बकरीद के हवाले से आ रहा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि मेरी अपनी जाती राय ये है, क्योंकि अभी जो सिलसिला आ रहा है उसमें हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ उसमें हमने अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सके, चूंकि हम बल्दिया जिला बस्ती खासतौर पर ऑक्ट्राई जिला टैक्स में अपना रेवेन्यू जनरेट करके, ओन रिसोर्स जनरेट करके मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए ओजेटी में मिलाती है, फिर मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करती है। तो हमारे लिए बड़ा क्राइसिस, एक सिचुएशन इमर्ज होकर आई, जिस तरह पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस ये कोविड की वजह से हुआ था, पूरे मुल्क के इदारों में हुआ, और हम वैसे ही उस लेवल पर नहीं है कि हम अपने रिसोर्सेज बेहतर अंदाज में जमा कर सकें। तो हमने सिंध गवर्नमेंट से और वजीर बल्दियात से मुलाकात की, उनसे कहा कि या तो आप फंड्स रिलीज करें या बकरीद में आलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात खुद अपने पास ले लें या रिसोर्सेज एलोकेट कर दें। बहरहाल एक सिलसिला ये बना के सिंध सॉलिड वेस्ट के जरिए टेंडर किए गए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वज़ीर बल्दियात से पिछले हफ्ते भी मिले और अभी भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कह रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट टाइम है, लोगों को सहूलत देने के लिए तमाम एक्सरसाइज हुकूमत करती है। अगर हम ये अभी ख़ास तौर पर कराची के लोगों के हवाले से अगर बात करें, कहाँ जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, कराची की आबादी, एक यूसी की आबादी किसी भी पाकिस्तान की दूसरी यूसी की आबादी की निस्बत बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये रेहान के अब कल बकरा ईद है, इसके बारे में कम्युनिकेशन, यानी इसके बारे में आगाही की मुहिम तो बहुत पहले चलनी चाहिए थी। यानी आज अगर आप ये फैसला ले भी लेते हैं तो 2 करोड़ की आबादी के शहर तक आप ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे, उनको किस तरह पता होगा? हम जब इलेक्शंस के टाइम में देखते हैं कि इस तरह की
पूरी एक्टिविटी के लिए कि आप तक ये इंफॉर्मेशन की तरसील हो सके, उसके लिए कितना वक्त दरकार होता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि फोकस नजर नहीं आ रहा है इन चीजों के ऊपर। हम पहले बारिश में प्रॉब्लम्स आती हैं चली जाती हैं, उसके ऊपर हम शोर मचता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर वो साइडलाइन हो जाता है। क्या आप फोरसी कर रहे हैं कि कराची की आवाम को मुश्किलात का सामना रहेगा बकरा ईद पे? देखिए, हमने ये अच्छा आइडिया है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इस वक्त मुमकिन नहीं है कि इस पे मनोअन अमल हो जाए। मैं समझता हूं अगर इसमें 5% भी अमल हो गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको कम से कम 6 महीने पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए थी, और जिन कुर्बान गाहों को मख्तस किया गया है वहां पर लोगों के बैठने से लेकर तरसील से लेकर कसाईयों के इंतजाम से लेकर और दीगर जो लोगों को देखें सहूलत देने के लिए कर रहे हैं ना ये एक्टिविटीज, हम अपने तौर पर फैसिलिटेट तो करेंगे लेकिन लोगों को कंपेल नहीं कर सकते। हमारा अपना मौक़िफ़ है, हम लोगों को सहूलत देने के लिए है, लोगों को मोटिवेट ज़रूर करेंगे लेकिन लोगों को कंपेल नहीं करेंगे, लोगों को दबाव नहीं डालेंगे, ना डालना चाहिए, ना डाल सकते हैं इस मौजू पे और इतने शॉर्ट टाइम पे। एक अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, आप सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में देखिए इसमें कंपेलिंग, एक हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कानून का एहतराम होना चाहिए। अगर हुकूमत की तरफ से एक वाज़े पॉलिसी आ जाती, उसके बारे में वाज़े आगे ही होती, तब तो हम कह सकते हैं कि अगर उस पर फॉलो ना किया जाए या उसको इम्पोर्टेंट ना समझा जाए तो अवाम की गलती है। लेकिन एक फुकदान नजर आ रहा है, फिर इस दफा ऐसे ही हुआ है कि किया है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कंपेल जहां हम नहीं भी कर सकते, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों को जहां आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम मीडिया के तवस्सुल से, अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से लोगों को कह सकते हैं कि वो खुद जिम्मेदारी का सबूत दें। यकीनन चीजें परफेक्ट नहीं है, वसाइल की कमी है, कंफ्यूजन है, हो सकता है इंतजामी उमूर में भी देखा जा रहा है कि आपसी कोऑर्डिनेशन लैक कर रही है। लेकिन इस वक्त जो चीज हमें बचा सकती है, जो हमारी मुश्किलात को कम कर सकती है, क्योंकि हमारे पास एक नहीं कई खतरे हैं, यानी सिर्फ बात यहाँ पे कुर्बानी की सिर्फ नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ आलाइशों को ठिकाने लगाने की नहीं है, बात यहाँ पे कोविड के बैकड्रॉप की भी है कि जिससे हम खुदा ना खासा ये ना देखें कि दोबारा एक स्पाइक एक नंबर्स का हमारे सामने आ जाए। तो खुदारा खुद जिम्मेदारी का सबूत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले तो जी थैंक यू वेरी मच, बिकॉज इतने सारे लोग मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैसेज कर रहे हैं, यू आर लविंग दीज सॉलिड कलर्स व्हिच इज वेरी सिग्नेचर टू मी राइट नाउ। और मैं आपको बताती चलूं कि दिस इज बाय अवामी HQ। जितने लोग जिनको अमीर अदनान की डिजाइन लेगेसी बहुत पसंद है, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट दिस इज एन ऑल विमेंस रेंज जिसका नाम है अवामी HQ और अवामी हेडक्वार्टर्स यानी, और इनके अलग स्टोर्स हैं। आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। दिस इज डेफिनेटली मी, बिकॉज एक तो सॉलिड कलर्स, चाहे आप बात करें कॉर्पोरेट्स की या आप बात करें डेली लाइफ की या इस तरह शोज वगैरह की, आई थिंक दे आर वेरी वेरी एलिगेंट। और if 2020 has shown us anything, वो ये कि हमें अपनी बेसिक्स पे दोबारा आना पड़ेगा, हमें अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। So there is nothing as basic, as elegant as a one color beautifully cut सलवार कमीज और कुर्ता। So please do check it out। अगर आपका भी ये स्टाइल है तो ईद के लिए आप चेक आउट कर सकते हैं अवामी का ऑनलाइन कनेक्शन। अच्छा जी, आज दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में मुसलमान ईद मना रहे हैं। उनके लिए ईद का पहला दिन होगा। हम इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा कल यानी 1 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन हमारी कल दोपहर और परसों दोपहर आप हमें देख सकेंगे विद आवर स्पेशल्स। लेकिन अब जरा बात करते हैं कि क्योंकि हमारे पास एक दिन है, आज हमारी चांद रात है, तो ईद की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है, शी इज अ डायटिशियन एंड अ लाइफस्टाइल कोच एज वेल, मीना इकबाल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मीना, बड़ी तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। एक तो बारिश की वजह से मेरे ख्याल में कई लोग घबरा भी गए हैं और तैयारियों में इजाफा हो गया। यानी पहले अगर जानवर को सिर्फ लाके घर में कहीं बांधा था तो उसके शेड, उसके शेल्टर के वो महफूज है, इस सब चीजों का भी ख्याल रखा जा रहा है। मॉनसून में ईद उल अजहा पाकिस्तान में कितनी मुश्किल हो जाती है? बहुत ज्यादा। लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर तो मॉनसून में इट वाज रेनिंग रियली हेवीली लास्ट ईयर, एंड फिर भी कुर्बानी हुई थी एंड वी हैव सीन के दरिया
बकायदा रेड ब्लड के साथ unhygienic. Exactly, it was really scary to see and it's really unhygienic because उससे obviously मलेरिया एंड इस तरह की डिजीजेस में इजाफा हो सकता है which actually cause malnutrition in the end. सही। अच्छा, एक बात मैं खुसूसी तौर पे यहाँ पे करना चाहूंगी मीना, हमने पहले भी इसको बड़ा मेरे ख्याल में सरसरी इस पे बात की थी कि हम कोविड के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, हम फ्लू और दीगर इस तरह की अलामात से बचने की बात कर रहे हैं, पर देन देयर आर ज़ूनोटिकल वायरसेस लाइक कॉन्गो वायरस जिसमें बहुत खदशा है क्योंकि मवेशियों से आपकी इंटरेक्शन भी रहती है, घर में अगर आपने सफाई का इंतजाम नहीं किया, गोश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन और छुरी वगैरह उनको अलग करना कितना जरूरी है और इसके अलावा क्या टिप्स आप लोगों को देना चाहेंगे? अच्छा, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एक्चुअली गोश्त के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन, और आप जब भी गोश्त को हैंडल करें यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। सो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बहुत हेक्टिक लगेगा बट इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज गोश्त के साथ कुछ ऐसे वायरसेस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि गोश्त उससे ऐसा एनवायरनमेंट दे रहा है वायरसेस बैक्टीरिया को जिसमें वो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं बिकॉज देयर इज मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड देन फूड आल्सो दैट दे आर गेटिंग फ्रॉम द मीट। सो वो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसकी ब्लड की सिक्रीशन भी हो रही होती है, तो आपको उसको सही तरीके से हैंडल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स बेटर कि आप मेटल के बर्तन, मेटल की चीज़ें, स्टील की चीज़ें जितनी ज़्यादा यूज़ करें गोश्त को हैंडल करने के लिए वो बेहतर है। और ऐसी चीज़ें जिसमें कॉर्नर्स ना हो, अगर वो राउंड या कर्व एजेस वाली चीज़ें हो ना तो उसमें बैक्टीरिया का थ्राइव करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताती चलूं मीना, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है शेफ सामिया उसामा ने भी। अस्सलाम वालेकुम सामिया, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं सिद्रा? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं यहाँ पे ईद की तैयारियों का जिक्र हो रहा था, लोग चटाइयाँ खरीद रहे हैं, छुरियाँ तेज करवा रहे हैं, लेकिन सामिया जो है ना उस छुरी के लिए दूसरा इस्तेमाल बता रही हैं। आपकी केक्स की डिलीवरी भी रेडी है। लोग इस दफा ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, मिलना मिलाना उस तरह का है या सिर्फ चाह रहे हैं कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर में आप ही उनकी तरफ से एक केक डिलीवर कर दें? मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सामिया। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। चलें, जब तक ये पीसीआरएस को मैनेज करता है मीना, इस दफा मिलना मिलाना शायद कम होगा और जिस तरह के आपने भी कहा, लेकिन मुझे बताएं कि मीट हैंडलिंग की हम क्योंकि गुफ्तगू कर रहे थे, आप कॉमन मिस्टेक्स एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियन क्या देखती हैं? वैसे तो कहा जाता है कि आप बहुत सारे लोगों को आजकल क्रेज है कीटो का या फिर नो कार्ब्स डाइट का, लेकिन फिर भी गोश्त क्या ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, उसको पकाते सही तरह नहीं है, उसको स्टोर नहीं करते। आपने कॉमन मिस्टेक्स क्या देखी है? ओके, बेसिकली अगर हम पहले वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो उसमें इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जो भी वेजिटेबल्स हैंडल कर रहे हैं, सब्जियां या नाइफ एंड इवन चॉपिंग बोर्ड, जो आप उसके मीट के लिए और वेजिटेबल्स के लिए आप बिल्कुल सेपरेट रखेंगे। इट्स नॉट दिस दैट यू विल वॉश इट एंड यूज इट। अगर रिसोर्स रिस्ट्रिक्शन है तो फिर तो आप प्रॉपरली वॉश करके सेम यूज कर लें, बट मीट के लिए इवन चॉपिंग बोर्ड सेपरेट रखना वो ज़्यादा बेहतर है। और हैंडलिंग के हिसाब से तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अदर देन दिस यस, हम ईद उल अज़हा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम डिफरेंट डिशेस बनाते हैं और उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, बट इसमें ऑब्वियसली हमारा मीट का इंटेक थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके लिए जो हम बेस्ट थिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अ सैलड विद ईच मील, सैलड को इंक्लूड करें या फिर कोई भी सब्जी वाली डिशेस बनाएं। इवन जैसे बारबेक्यू इज वेरी कॉमन व्हेन ईद उल अज़हा के टाइम पे, तो आप वेजिटेबल्स बारबेक्यू भी कर सकते हैं। जैसे सही आपने कहा कि ऑप्शंस रखें, इसमें भी थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है क्योंकि जरूरी नहीं है कि बकरा ईद है तो हम कार्निवोर्स बन जाए और हम कहें कि सब्जी वो क्या शय होती है। सामिया, अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा सामिया, मैं पूछना ये चाह रही थी कि इस दफा जरा मिलने मिलाने पे पाबंदी है, लोग घरों में बाहिफाजत हैं, तो जो आपका ईद केक्स का मामला होता है और एक बड़ी जबरदस्त आपकी तरफ से ऑफर होती है कि आप अपने प्यारों को, चाहने वालों को आप एक खूबसूरत सी मीठी सी ट्रीट भेज सकते हैं, उसमें इस दफा आपने क्या रुझान देखा है? ज्यादा लोग ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं या सिर्फ गोश्त के ऊपर ही फोकस है?
नहीं, यहाँ पे काफी लोग, क्योंकि आपको पता है कि ओवरसीज जो लोग होते हैं खासतौर पे बकरा ईद पे पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार होता है कि पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान आए और यहाँ पे बकरा ईद को प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें। तो अब इस दफा तो वो लोग नहीं आ सकते, डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो कोविड है, फिर क्वारंटीन में चले जाएंगे तो बकरा ईद खत्म हो जाएगी, एक बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने अपने लव वंस के लिए, मुझे इंटरनेशनल ऑर्डर ज्यादा आए, इन्होंने अपने घर वालों के लिए अपना साथ देने के लिए कि हम हैं और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का उन्होंने जो प्रॉपर इज़हार किया। तो मुझे इंटरनेशनल केक ज्यादा, जो क्लाइंट है मेरे, पता है ये वैसे वाकई इस दफा जब फासले हुए हैं ना, जब आपके पास एक्चुअली पाबंदी आई है कि आप मिल नहीं सकते और आपकी बेहतरीन एफर्ट्स, आपके वसाइल के बावजूद यू कांट कैच अ फ्लाइट एंड गो होम, तो इस वक्त लोगों ने ज्यादा एहसास किया। मैं पर्सनली भी आपको बताऊं, माय सिस्टर, ये उसकी पहली बड़ी ईद होगी इंशाल्लाह ताला इन कनाडा, एंड सिंस शी इज नॉट हियर तो आई वाज आल्सो ऑन द लुक आउट कि जी मैं उसको ईद पे क्या गिफ्ट भेज सकती हूँ, कौन सी जगह से मैं उसके लिए ट्रीट ले सकती हूँ। सो यस, आई थिंक दिस, यही तो खूबसूरती है, यही तो मोहब्बत है। लेकिन सामने मुझे बताएं कि आमतौर पे जी बहुत चीजें, फ्लावर्स आप कर दें, आप जो हैं वो चॉकलेट्स कर दें, और मेरे ये छोटे घर में बच्चे हैं आप उनको ये कर दें। यहाँ तक कि कुछ क्लाइंट्स से तो ये भी कहा कि आप कपड़े भी लेकर दे सकती हैं, जो मैंने कहा नहीं, वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा अब इसको। लेकिन मुझे सामने ये बताओ कि बहुत सारे, बिकॉज हमारा जो केटरिंग के लिए लोग हैं जिनका रेस्टोरेंट्स थे, फूड बिजनेसेस में थे और जायके बहुत मशहूर थे, हमने देखा कि पिछले 3-4 माह में पहले रेस्टोरेंट तो अभी भी डाइन इन के लिए बंद है, सितंबर में उम्मीद की जा रही है कि शायद खुलेंगे, लेकिन डिलीवरीज ओपन है। एक जो सर्विस ये लोग ऑफर करते हैं वो ये कि अगर आप अपना कुर्बानी के जानवर का मीट इनको दे दें तो उसको मैरिनेट करके, मसाले लगा के, या तो पूरा बना के या फिर मैरिनेट करके आपको दे दिया जाता है। इस दफा बहैसियत एक शेफ के, somebody who understands कि कोविड का स्केयर भी कितना रियल है, ये आप लोगों को मशवरा देंगी कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कहूंगी कि क्योंकि लोगों के यहाँ माशाल्लाह कुर्बानी हो रही होती है और अब की दफा तो सब अपने घर पे हैं, तो हेल्प के लिए भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं आएगा, क्योंकि कुर्बानी तो क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज है और जो भी साहिब हैसियत लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग घर से काम कर रहे हैं, जो कि प्रॉपर पैरामीटर्स को रखते हुए अपने हाइजीन पर्पस को देख रहे हैं और चीजें बना रहे हैं, आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, ना कि आप बाकायदा किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट को दें और फिर आपको ये भी पता ना हो कि वो किस तरह मसाला लगा रहे हो, क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं, घर से काम कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। एक आपको घर वाला फ्लेवर भी मिल जाएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। यानी आप उन रिलायबल मेजर्स की तरफ जाएं जहां पे आप अपनी सेहत को, हेल्थ को, हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हों। एक बहुत बड़ा खदशा लोगों के जहन में ये है क्योंकि ये सर्विसेज, ये ऑपरेटर्स इतने महीनों से, हफ्तों से बंद हैं, तो वहां पे सफाई का क्या इंतजाम होगा। लेकिन जी बहरहाल माय हार्ट गोज आउट टू ऑल दीज पीपल एज वेल, क्योंकि बड़ा मुश्किल इन्होंने वक्त देखा है और कोई और तरीका अगर हो या रिलायबल आप इनको समझते हो तो इनको सपोर्ट जरूर कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा कर लेते हैं ईद उल अजहा की तैयारियों की, क्योंकि चाहे कोई भी मौका हो, कोई भी फेस्टिवल हो, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, आई थिंक हमारी बहुत सारा फोकस खाने पे होता है, हमारी फेस्टिविटी का और हमारी मोहब्बत का अंदाज यही है कि हम मजेदार डिशेस बनाएं। चाहे बारिश हो तो हम पकौड़े बनाने बैठ जाते हैं, वैसे ही मूड भी ऑफ हो तो हम चाय बनाने कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन फूड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जानते बूझते हुए एंड विद आवर बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, यानी हमने शायद कभी ये सोचा नहीं होगा, लेकिन हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द प्रॉपर प्रिपरेशन। यानी हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रख रहे होते। मिसाल के तौर पे हमारे फ्रिज और फ्रीजर्स की सफाई, उनका टेम्परेचर कैसा है, किन यूटेंसिल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने घर में अगर कुर्बानी सामने करवाई भी है, लेकिन वो गोश्त किस तरह आ रहा है, किस तरह संभाला जा रहा है। सो लेट्स टेक द टिप्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। हमारे साथ मौजूद है मीना इकबाल और शेफ सामिया। दोनों से ही जानेंगे कि क्या तरीका है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। मीना, आपने कई चीजों की तरफ इशारा किया, खासतौर पर यूटेंसिल्स को अलग करना, वेजिटेबल्स और अगर गोश्त के इस्तेमाल की चीजें हैं। थोड़ा हमारे फ्रिज और फ्रीजर्स की सफाई के ऊपर भी आ जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ईद उल अजहा से पहले
बहुत सारे घरों में ये रूटीन शुरू हो जाती है कि जी फ्रीजर में ऑलरेडी जितना गोश्त स्टोर हुआ हुआ है जल्दी जल्दी उसको पका लिया जाए और जगह को खाली किया जाए। आपके ख्याल में मीट को कितनी देर तक सेफली हम स्टोर कर सकते हैं इन आवर फ्रीजर और उसका सही तरीका क्या है? Okay, so meat can be stored अगर वो properly wash होके in some cases if you're buying it from the supermarket जो कि already properly wash होके cut आपको मिल रहे हैं तो try to do not wash it after bringing it at home। उसे जितनी जल्दी आप फ्रीजर में फौरन स्टोर कर दें और फ्रीजर टेम्परेचर शुड बी बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इट शुड बी समवेयर अराउंड -18 के पास होना चाहिए फ्रीजर का टेम्परेचर आइडियली। So you have to store it as soon as possible। अगर आप मार्केट से भी ले रहे हैं तो आप उसे जो ओपन मार्केट में मीट मिलता है उसे लाके आप फौरन वॉश करें। वॉश करने के बाद लेट इट ड्राई अ बिट, उसके जो ड्रिपिंग्स हैं वो ड्रिप हो जाएं। उसके बाद यू कैन आइदर स्टोर इट इन जिपलॉक पाउचेस और उन्हें जितना भी उसमें से एयर आप निकाल सकते हैं तो निकाल दें एंड देन जिपलॉक पाउचेस में यू कैन स्टोर देम। or if you are doing it in the bowl, so you make sure that you are covering the bowls। ठीक है, और जिस तरह और तरीका आपका बड़ा जबरदस्त होना चाहिए, स्पेशली अगर आप फ्रीजर में कर रहे हैं तो आई थिंक समझदार ऑर्गेनाइज तरीका यही है कि आपके पास फ्रेश प्लास्टिक की जो थैलियां होती हैं उसमें आप पोर्शन साइज उसी तरह का बना लें, क्योंकि जब गोश्त मेरे ख्याल में फ्रीज हो जाता है तो उसको अगर आप थॉ करेंगे फिर एक पोर्शन निकालेंगे फिर बाकी बचे हुए गोश्त को दोबारा फ्रीज करेंगे तो ये जो टेम्परेचर चेंजेस हैं ये मीट में बैक्टीरिया को पैदा करते हैं। थैंक यू मीना फॉर दैट टिप। सामिया आपकी तरफ आना चाहूंगी, लोग थोड़ा जानना चाहते हैं कि बेहतरीन तरीका क्या है एक कुर्बानी के जानवर के गोश्त को स्टोर करने का, यानी क्या उसको पार बॉयल कर लेना चाहिए, क्या उसको कच्चा ही फ्रीज करना चाहिए, और फिर सिरी, पाए, ब्रेन और मुख्तलिफ जो मेरे ख्याल में ऑर्गन्स होते हैं, कलेजी वगैरह, उसको क्या किस तरह स्टोर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि हमें जो भी हमारे हिस्से हैं और हमें अगर कोई एक हिस्सा ले रहा है, गाय में ले रहा है या बकरा ले रहा है, तो कोशिश करिए कि अपने पास सिर्फ 1/4 हिस्सा ले कि जितना कि वो 15 डेज या मैक्सिमम 20 डेज तक उसको यूज कर सके। बहुत लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक जो है कोई 3-3, 4-4 महीने का स्टॉक ना करे कि मतलब फ्रीजर पे फिर बैठ के जो बंदा फ्रीजर भी बंद करे, ये वाली पोजीशन नहीं होनी। तो इस तरह करना चाहिए कि गोश्त की बोट, मेरा सजेशन हमेशा से यही होता है, मैंने मुख्तलिफ शोज में भी कहा, आपके शोज में भी बहुत दफा कहा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेरा हमेशा लोगों को ये एक सजेशन होता है कि आप गोश्त की बोटियां ना करें, आप छोटे छोटे पीसेस करवाएं, पूरे जैसे लोथड़े कहते हैं, ये पूरा एक 1 पीस गोश्त आप कह लें, आप वो करवाइए। जिस हिस्से का भी आप गोश्त ले रहे हैं आप उसके पैकेट में आप उसको रखिए, धोना नहीं है, डायरेक्टली आपने उसको पैकेट में रखना है और उसके ऊपर मास्किंग टेप या आप पेपर टेप कह लें, आप उससे उस पर लिख दें ताकि आप सिर्फ वो पैकेट उठाएं और वो पैकेट जो है वो आधा किलो या 1-1 किलो, जैसे आपकी फैमिली में अफराद हैं उस हिसाब से। आपकी इस टिप को लोग इस तरह फॉलो करते हैं कि मुख्तलिफ चीजों के लिए, जैसे पुलाव में अगर हम हड्डियों का, क्योंकि उसका स्टॉक उसका गुदा हमें चाहिए होता है, फ्लेवर उसी से आता है, तो लोग उसके लिए जो पैकेट बनाते हैं गोश्त का, क्योंकि अगर उसमें हड्डी है, नली है तो उसको लिख दिया जाता है, इस तरह निहारी का गोश्त अलग कर लेते हैं। लेकिन जो आप स्लैब्स की बात कर रही है वो तो अमूमन बीफ के लिए ज्यादा होगा ना, यानी मटन में तो आप नहीं सजेस्ट करेंगे इसको? सॉरी, मैंने कहा जो आप कह रही है कि गोश्त का पूरा स्लैब लें और उसके पीसेस, छोटे पीसेस ना करें, बोटियां ना बनवाएं, वो आप बीफ के लिए सजेस्ट कर रही हैं, मटन के लिए तो नहीं कर रही ना? मटन के लिए भी सजेस्ट करूंगी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर का बहुत बड़ा इश्यू है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है, हमारे यहाँ हर वक्त जो है लाइट जाती है और 2-2, 3-3 घंटे के लिए चली जाती है, इसका एक पूरा स्पेल होता है। अब फ्रीजर जो है वो खुद ही जो है वो डिफ्रॉस्ट भी कर रहा है और वो खुद ही फ्रीज भी कर रहा है, तो जो आपका बैक्टीरिया है, जो ब्लड बैक्टीरिया, जो बीफ बैक्टीरिया है, वो खुद ब खुद जाग भी रहा है और वो सो भी रहा है। तो अगर हम उसकी पीसेस के साइज छोटे या 1 किलो या 1.5 किलो या आधा किलो के अगर हम कर लें, जैसे हमारे घर में 5 लोग हैं तो मुझे पता है कि अगर हम आधा किलो हम इस पे सब्जी डाल के बना रही तो मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से उसके पूरे पैकेट मैं जल्दी तुमसे टिप्स लूंगी क्योंकि कुछ कॉल्स भी लेनी है, जो सवालात आ रहे हैं उनका जल्दी से पूछती जाती हूँ। कलेजी, गुर्दे वगैरह जो ऑर्गन्स हैं उसको स्टोर करना, फ्रीज करना सही है या आप उसको उसी वक्त पका के खा लें? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ,
इसको नहीं फ्रीज कर सकते, इसको खा लें उसी वक्त, नहीं है तो किसी को भिजवा दें, ये कहेंगी आप? आपने एग्जैक्टली आपने उसको उसी वक्त, कलेजी को तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। बस आप उसी वक्त फ्रेश जैसे आपके पास आता है आप उसे फौरन पकाइए, और बहुत ज्यादा आपको ऑर्गन्स नहीं पकाने होते। मैं प्रेफर सिर्फ ऑर्गन में आपको ब्रेन और आपको कलेजी ही करूंगी, बाकी कोई चीज मैं आपको नहीं करूंगी प्रेफर, क्योंकि इसके बाद हमारा क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिसके बाद हमें लूज मोशंस लग जाते हैं, लोगों को पिंपल्स आ जाते हैं, लोगों के आप देखें अक्सर न्यूज चैनल्स पर आप देखेंगे कि इतना गोश्त खा लिया कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। बेसिकली कुर्बानी के गोश्त की तासीर बहुत कम होती है, तो हमें कम से कम ऑर्गन मीट रखना है, और हमें हर गोश्त के साथ कुर्बानी के हमें सब्जी ऐड करनी है। बगैर सब्जी के कुर्बानी का गोश्त आप 2 दिन तक एंजॉय करें, उसके बाद आप सब्जी के साथ उसको एंजॉय करें, उसके बाद आप उसकी जरा अच्छी वाली डिशेस बनाएं जो सामने आपको हेल्प कर सकती है। मीना, आपसे अगला सवाल करूंगी, क्विक आंसर मुझे दीजिएगा इसका भी। मुझे ये बताएं कि गोश्त यानी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा होने के कितनी देर के बाद आप उस गोश्त को फ्रीजर में रख सकते हैं? उसको कितनी देर तक पहले बाहर रूम टेम्परेचर पर रहने दें, ड्रेन होने दें उसमें से ब्लड, जिसके बाद उसको फ्रीजर में रखना चाहिए? सवाल आपके लिए आया। It's around like 1 to 2 hours is ideal. 1 to 2 hours की अगर आप रखते हैं, it's pretty much okay. ठीक है, और तमाम तरह के गोश्त के लिए आपका यही मशवरा होगा, चाहे बीफ हो मटन हो, उसको कुर्बानी के बाद 1-2 घंटे आप पहले बाहर रहने दें और उसके बाद आप उसको फ्रीज कर लें, राइट? जी एग्जैक्टली। चलें, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, वापस आएंगे तो शेफ सामिया से पूछेंगे कि जिन चीजों को हम मैरिनेट करके, मसाला लगा के या पार बॉईल करके रखना चाहते हैं, उसकी क्या अफादियत है और उनकी टिप्स क्या होंगी। एक छोटा सा ब्रेक, एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात जरा की जा रही है ईद उल अजहा की तैयारियों के हवाले से। खवातीन के लिए आई थिंक ये, और खास तौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट्स वेरी टायरिंग एज वेल कि पूरे कुर्बानी के जानवर के गोश्त को संभालना, उसको ठिकाना लगाना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करना। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है कि घरदारी के लिए छोटे छोटे टिप्स आपकी क्या हो सकती हैं। सामिया, अगर किसी में माशाल्लाह इतनी हिम्मत हो भी कि सारे ये काम करने के बाद कोई बड़ी किचन में खाना पकाने की तैयारी की जाए, तो फिर आई एम वंडरिंग कि उसको कितनी देर तक फ्रीज किया जा सकता है। बल्कि ये सवाल मीना अगर मैं आपसे करूं कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर हलीम या कोई चीज बना ली है, क्या उसको पकी हुई चीज को फ्रीज कब तक हम कर सकते हैं? वैसे ये डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट है। मीट की कोई भी डिश इट्स बेटर टू कंज्यूम विद इन 2 days और मैक्सिमम 3 days। अगर आपने उसे फ्रीज कर दिया है तो फिर तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। आप उसे तकरीबन एट मैक्स 1 month भी रख सकते हैं, अगर इट्स प्रॉपरली फ्रोजन एंड इट्स नॉट हॉट इन बिटवीन, तो फिर आप रख सकते हैं। बट इट्स बेटर टू कंज्यूम मीट डिशेस विद इन 1 or 2 days, within 2 days। अच्छा, आमतौर पे शामी कबाब या इस तरह की चीजों को तो लोग प्री बना के रख ही लेते हैं और उसको फ्रीज करते हैं, लेकिन कोफ्ते वगैरह के बारे में आप क्या कर सकते हैं इस तरह से? उनको फ्रीज किया जा सकता है। वैसे कोफ्तों के लिए भी ये ट्रीटमेंट होती है, लाइक आप उन्हें बनाने के बाद उन्हें पार्शियली हल्का सा बहुत ही लाइट से ऑयल में उन्हें फ्राई करके भी रख सकते हैं। ओके, सो यू फील कि दैट्स फाइन, और उसमें फिर वो मुश्किल नहीं होगी और आप उसको, ठीक है। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी एक्सरसाइज मेरी ये है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो गोश्त को धो के और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर जो बच जाता है उसको फ्रीज करते हैं, लेकिन अमूमन लोग कहते हैं कि उसको अखबार में रखना चाहिए और अखबार में रख के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो मुझे पूछना है कि वो सही है नहीं है? मैं उसको धो के डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और फ्रीज करता हूँ। I will just ask that question, लेकिन अखबार के बारे में तो मुझे लगता है आजकल जिस क्वालिटी का पेपर और इंक है, मुदस्सर आधा तो वो बोटी के ऊपर या जो भी आप पीस दे रहे हो उसके ऊपर छप जाता होगा अगर आप उसके अंदर उसको लपेटने की कोशिश करते हैं। बट लेट मी आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम सामिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सामिया, क्या कहेंगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि जो न्यूज पेपर क्योंकि अब्सॉर्बेंट होता है, उसको धोकर किसी और चीज के बजाय अखबार में लपेट कर गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करें, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है?
अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दे सकती हूँ कि जो बेद की बास्केट्स होती हैं जिससे चटाइयाँ बनती हैं, जो कि अभी कुर्बानी में इस्तेमाल होंगी सारी चटाइयाँ, उसके छोटे छोटे बेद की बास्केट्स बनती हैं, बहुत रीजनेबल होती हैं। हमारे करीब के कोई इलाके हैं, बल्कि आज टीवी के स्टूडियो में एक करीब भी वो एक इलाका पड़ता है कि वहाँ पे बेद का काम होता है। तो एक तो आप शॉपिंग बैग से आप बचेंगे, क्योंकि इस कदर शॉपिंग बैग होंगे कि वही वाला के आपने अपने सी को भी बचाना है, आपने अपने जो है वो कचरा भी नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोगों के घर से आप प्लास्टिक बैग्स निकलेंगे, तो बेहतर ये है कि अगर आप जो है वो ब्राउन पेपर में आप उसको रैप करके, आप उसको जो सुतरी होती है, जो कि डोरी होती है ब्राउन कलर की, उससे आप पैक करके एक अच्छा सा टैग लगा दें। या अगर आपके पास बेद का है या बड़े पत्ते अगर आपको मिलते हैं, जैसे केले के पत्ते हैं, आप उसमें अगर रैप करके देते हैं तो बहुत ही यूनिक स्टाइल लगेगा, और आपका जो है वो जो से नो जो प्लास्टिक बैग है वो वाला एजेंडा भी पूरा होगा, और कम से कम लोगों के घर से प्लास्टिक बैग्स भी निकलेंगे। आपने सबसे पहले उसको थोड़ा ड्राई करें, यानी कि 1 से 2 घंटा आप उसको देखें, खून जब निकल जाए तो आप उसे पैक करें और फिर बड़ी बास्केट के अंदर लेकर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। और सेफ भी आप इसे फ्रिज में कर रहे हैं या फ्रीजर में कर रहे हैं तो आप उसको ब्राउन बैग्स के अंदर करें, ना कि आप अखबार यूज करें, क्योंकि अखबार के अंदर जो इंक होती है वो वैसे ही आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो बस उसको गोश्त में आ भी जाती है and it's not good for you because it's dye, it's color, और जाहिर सी बात है उसके मुज़िर असरात होंगे। लेकिन मुझे एक और भी सवाल जहन में आ रहा है सामिया, कि हमें जो इतनी आदत है, मैंने तो अब खैर यूके वगैरह में आप देखें पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग, हमारे यहाँ तो अभी भी आपको सिग्नल्स पे इधर उधर लोग प्लास्टिक के कंटेनर्स बेचते हुए नजर आते हैं, बेचारों के पास वही चीज है सेल ऑफ करने के लिए। लेकिन खाने पीने की अशिया में कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और खास तौर पर जब आप माइक्रोवेव कर रहे हैं। मीना, इस पे मैं आपका भी कमेंट चाहूंगी कि अक्सर हम अपना खाना फ्रीज या फिर फ्रिज में रखते हैं इन प्लास्टिक कंटेनर्स, और बगैर सोचे, क्योंकि हमें लगता है वो माइक्रोवेवेबल है, उनके समेत माइक्रोवेव में डाल देते हैं। ये हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है? Okay, first of all, plastic, good quality plastic Tupperware यूज करना चाहिए अगर आप वो कर सकते हैं। Otherwise, like I said, कि गोश्त के लिए, मीट के लिए, it's better to use stainless steel and to cover your utensils. So that's actually better. और माइक्रोवेव में आप उसे उसमें जो माइक्रोवेव सेफ लाइक ग्लास के बोल में उसे चेंज कर लें, एंड देन माइक्रोवेव में अगर थॉ करना है आपको, so you can use that for the microwave. या फिर सिरेमिक में कर सकते हैं, but just make sure that ceramic में कोई metallic rim या इस तरह की चीज ना हो, प्लेन सिरेमिक हो, पेंट्स के बगैर। ठीक है, सामिया आपके पास आना चाहूंगी। अभी तक ये बात हो रही है कि गोश्त को संभालने के लिए उसको कितनी देर के बाद फ्रीजर में रखते करें। गोश्त को पकाते वक्त ऑब्वियसली दिस थॉइंग, यानी उसका दोबारा से रूम टेम्परेचर पे आना बड़ा एक अहम मरहला होता है। इसके लिए कई दफा अगर माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें उसको थॉ करने के लिए, तो लोग कहते हैं इतनी बिजली खर्च होती है। अगर आप उबलते पानी में उसको डाल दें तो वो जाहिर सी बात है गोश्त पार बॉयल हो जाएगा। आपकी डिश पे डिपेंड करता है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्या बेहतरीन तरीका है गोश्त को फ्रीजर से निकालकर थॉ करने का? क्या उसको वही गर्म पानी, जो हमारा देसी तरीका है, ठंडे पानी या गर्म पानी में गोश्त के पैकेट को डाल दे जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता, डीप फ्रीज नहीं हो जाता? क्या आप उसको कहेंगी, व्हाट आर योर टिप्स फॉर द पीपल? जो कुर्बानी का गोश्त होता है सिद्रा, वो बहुत ज्यादा उसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि जब हम लोग स्लॉटर हाउस से ले रहे होते हैं या आप कसाई की दुकान से लेते हैं तो पूरा खून निकला होता है, वो बहुत ड्राई फॉर्म में हो चुका होता है। हम लोग उसको एज इट इज, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम अपना जानवर प्यारा होता है, हम उसको प्रॉपर शरई तरीके से कुर्बानी करके उसके हिस्से बना के हम उसको रख रहे होते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। आप देखें, अगर आप बाजार से कोई गोश्त लेकर आते हैं और आप उसको फ्रीजर में रखते हैं तो विद इन 3 to 4 आवर्स वो अच्छा फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप कुर्बानी के गोश्त को अगर आप देखें, कुर्बानी की गोश्त जिस भी पैकेट में आप रख रहे हैं या किसी कंटेनर में रखें तो वो भी गर्म रहता है थोड़ी देर, तो उसका प्रोसेस 1 दिन बाद शुरू होता है फ्रीजिंग पॉइंट से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये लगता है, एक तो आपने गोश्त के हिस्से अपने पास कम रखना है, पहली बात है। दूसरी बात, जब आपके टेबल पे आपके पास गोश्त होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा बोन का है, कौन सा आपको बारबेक्यू करना है, कौन से को आपको चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई बनानी है, मटन कढ़ाई बनानी है, जो भी है। आप उसको या तो मसाला लगा के रखते हैं, उसमें टेंडर जो भी मसाला आप यूज करते हैं, जैसे कचरी पाउडर है या पपीता है, ये यूज नहीं करें। बाकी आप उसको रॉ रखते हैं। उसका सबसे अच्छा है कि ओवरनाइट आप उसको बाहर निकाल के रखते हैं, क्योंकि वो फ्रीज होगा, वो अपने ही टेम्परेचर में थॉ करेगा। वो सबसे बेहतरीन तरीका ये हो
लेकिन क्योंकि आप उसको ओवरनाइट, हमारे यहाँ इतना अगर टाइम ना हो सामिया, या आप अर्ली मॉर्निंग रख दे, जैसे शाम में आपने करना है तो वो 12-1 बजे तक गर्मी माशाल्लाह इतनी है कि वो थॉ हो जाएगा, फिर आप उसको अच्छा सामिया, हमारे पास करदू से कॉलर मौजूद हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। आखिरी चंद लम्हे रह गए हैं प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? जी मुझे बीफ का पूछना है आपसे। जी क्या सवाल है आपका? हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सामिया बीफ के हवाले से पूछना चाह रही थी। आई थिंक आपने उसको बड़ा अप्रोप्रिएटली आंसर किया कि चाहे बीफ हो या फिर मटन हो, उसको ओवरनाइट निकाल सके, नहीं तो सुबह जल्दी निकाल दें और उसके बाद आप उसको लंच में या डिनर में पका लें। माइक्रोवेव में जो लोग थॉ करते हैं उसका मशवरा देंगी सामिया? मैं उसका मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ऑलरेडी कुर्बानी का जो गोश्त होता है सिद्रा, वो बहुत सेंसिटिव होता है। ये लोग समझते नहीं है, वो उसको नॉर्मल कसाई के गोश्त की तरह ही समझ रहे होते हैं। आखिरी सवाल आपके लिए आया है सामिया, आखिरी सवाल ये आया है कि खुश जायका तो होता है क्योंकि फ्रेश गोश्त आपके सामने होता है, लेकिन उसमें कभी कभार स्मेल आती है और जाहिरी तौर पे कुर्बानी का गोश्त पकाने में काला ज्यादा हो जाता है, उसका रंग बहुत डीप हो जाता है। उसके लिए कोई टिप दे दें और उसी के साथ हम प्रोग्राम फिर एंड करेंगे। बिल्कुल, मैं इसके साथ 2 टिप दूंगी कि आप लोग जो भी अपने घर में अदरक लहसुन पीस रहे हैं इस वक्त, आप उसके अंदर हरी मिर्च भी पीस दें। उसके अंदर जो एक तो जायका जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और उसका जो कलर है वो बहुत डार्क नहीं होगा, बहुत डीप कलर नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है कि कच्चे पपीते से ज्यादा बेहतर है कि कच्चा पक्का पपीते को इस्तेमाल करें, जो कि ज्यादा बेहतर है आपके अपनी सेहत के लिए भी। जिससे आप लोगों को बाद में मोशंस लगते हैं, आपको बाथरूम आप बार बार जो है वो आपके पेट में दर्द होता है और आपको उससे फीवर होगा क्योंकि मक्खियां बहुत ज्यादा हैं। तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है कि आप उसकी इंटेक क्या ले रहे हैं और अपना पेट समझ के जो है वो गोश्त खाएं। तो दावत नहीं है, या आप ही का है, आप उसे एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी खा सकते हैं। खबिस ना करें, हौका नहीं करें। और इसको जो के बारे में कहा जाता है ना सामिया कि पेट भर गया है, नियत नहीं भरी है, तो इस दफा कोशिश करें कि नियत जल्दी भर जाए, वरना फिर उसके नुकसानात बहुत सारे हो सकते हैं। बारिश का सीजन भी है, हाउस फ्लाइज और इसके अलावा